जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है बायो 101 के टॉपिक में जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़े थे। आज जो है हम सेल वॉल जो है वो डिस्कस करेंगे। सेल वॉल में आपको क्या-क्या पता होना चाहिए कि सेल वॉल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है? ये किस किस ऑर्गेनेली में यानी ऑर्गेनिज़्म में मौजूद होती है और किस जो है ऑर्गेनिज़्म में मौजूद नहीं होती, और ये टफ़ होती है या इसकी कंपोज़िशन कैसी है और ये किस चीज़ से मिल के बनी हुई है, ठीक है? यानी प्लांट के अंदर ये सेल वॉल मौजूद होती है, तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई है, ठीक है? और अगर ये किसी और ऑर्गेनेली में बनी मौजूद है, जैसे कि फंजाई में मौजूद है या अल्जाई में मौजूद है, तो उसमें ये इसकी कंपोजिशन क्या होगी। यानी प्रोकैरियोटिक जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल पर जो मुश्तमिल है, उनके अंदर जो सेल वाल मौजूद होती है उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस मादे से मिल यानी किस चीज़ों से मिलकर बनी है। बस ये आपने डिफ्रेंशिएट रखना है। सेल वाल की तारीफ ये किससे मिलकर बनती है जनरली, और प्लांट, फंजाई और प्रोकैरियोटिक सेल में ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, इनमें डिफरेंस रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल बेसिकली क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्लांट सेल होता है उसके गिर्द जो है सेल वॉल मौजूद नहीं होती, सिर्फ सेल वॉल मौजूद होती है। एनिमल सेल के जो है सेल मेम्ब्रेन के आउटर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। एनिमल का जो सेल होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। बट जो प्लांट सेल इस तरह का होगा उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके बाहर जो आउटर वॉल होगी वो सेल वॉल होगी, ये मौजूद होगी। अब ये सेल वॉल किस किस में पाई जाती है, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, फंजाई है या प्लांट सेल्स हैं, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, इनमें पाई जाती है। तो सेल वॉल क्या बनाती है, आउटर कवरिंग ऑफ इन दीज एनिमल्स, ठीक है? ये आउटर कवरिंग बनाती है। सेल वॉल टफ होती है, ये नरम होती है, क्या होती है, ये टफ होती है, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन की बनिस्बत ये टफ और रिजिड स्ट्रक्चर है, ये भी याद रखना है आपने। ये प्लांट्स के अंदर अगर सेल वॉल मौजूद हो तो ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। सेलुलोज का तो आपको पता ही है ना, ग्लूकोज का एग्रीगेट है। और किस किस से प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल मौजूद है वो पूछ सकते हैं ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टन की। ये जो मटेरियल है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के बने हुए, इनसे पे मुश्तमिल होती है। ये होगी प्लांट सेल वॉल। उसके बाद आ जाती है फंगस सेल वॉल, किस पे मुश्तमिल होती है, ये एक लॉन्ग पॉलीमर जो होता है उसे बोलते हैं काइटन, ठीक है? काइटन जो होता है ये ढेर सारे सब यूनिट, छोटे छोटे मोनो यूनिट से मिलकर काइटन बनती है, और काइटन जो है वो फंजाई की सेल वॉल्स बनाती है, ठीक है? यानी प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होगी और फंजाई के अंदर भी, लेकिन जो प्लांट की सेल वॉल होगी वो काइटन की नहीं बनी होगी, वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और पैक्टन की बनी होगी। बट फंजल जो सेल वॉल होगी वो काइटन की बनी होगी, ये एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किससे बनी होती है, वो पिप्टाइडोग्लाइकन की, याद रखना, ठीक है? पिप्टाइडोग्लाइकन भी क्या है, ग्लूकोज का एक पॉलीमर है। उसके बाद उनकी ये होगी कंपोजिशन भी होगी, तारीफ भी होगी। उसके बाद आ जाता है, वो कहते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है। ये प्रोटेक्शन देती है सेल को, बैरूनी जो बाहर से खतरात होते हैं उससे डैमेज होने से सेल वॉल जो है वो सेल को रोकती है। और इसके अलावा शेप देती है, स्ट्रक्चर देती है, स्ट्रेंथन देती है और सपोर्ट देती है, सहारा प्रोवाइड करती है सेल को। सेल वॉल की जो है प्लांट सेल जो होते हैं उनकी दो टाइप की सेल वॉल होती है, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल और एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है? यानी ये एक सेल है ना, ठीक है, प्लांट का, इसके गिर्द जो होगी ना, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, तो सेल मेम्ब्रेन के बाद दो जो सेल वॉल होगी ये दो तरह की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो ये जो होती है प्राइमरी सेल के अंदर सेलुलोज मौजूद होती है सेल वॉल के अंदर, ठीक है? और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज के अलावा लिग्नन भी मौजूद होती है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर है जो कि इसको स्ट्रॉन्गर बनाती है। उसके बाद आ जाती है, ये इसकी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आप लोगों को, प्राइमरी सेल वॉल जो प्लांट के अंदर मौजूद होती है उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये देखिए उन्होंने एक पूरा ढांचा बना के दिखाया हुआ है। अभी आप इसका ढांचा देखें तो ये एक किस्म का आप समझ लें कि ये एक इधर सेल था, ठीक है? सेल वाल का ये वाला हिस्सा जो है ना, सेल का ये वाला जो हिस्सा है, क्रॉस सेक्शन इन्होंने निकाला हुआ है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी शामिल है, सेल वाल भी, ठीक है? अगर मैं सेल का ये वाला हिस्सा यहाँ से कट करके इधर ला कर यहाँ पे रखती हूँ तो इसके अंदर वाला ढांचा कैसा होगा। बैरूनी तौर पे ये देखे ना, जो है सेल वाल, ठीक है? अंदरूनी जो इसकी स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन की, और इस सबसे इंटरनल जो है सेल वाल के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं। यानी ये जो सेल वाल आपको ये जो लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्यूल्स सी नज़र आ रही है ना, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बेसिकली सेलुलोज हैं, ठीक है? कार्बन्स के, ग्लूकोज के जो कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन्स के और ऑक्सीजन से मिलकर जो ग्लूकोज है उसके पॉलीमर है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए, एक दूसरे को किस तरह ओवरलैप कर रहे हैं, पैक्टन से। ये छोटे छोटे जो चेन नुमा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, पैक्टन है। पैक्टन और सेलुलोज मिलकर एक दूसरे से कंबाइंड जुड़े हुए हैं, और ये दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं, प्लांट की सेल वॉल, ठीक है? और इसके साथ ही ये जो मिडल लैमेला है, ये भी दो जो सेल होंगे ना, ठीक है? एक ऊपर वाला ये सेल है, एक नीचे वाला ये सेल है।
दो सेल के दरमियान जो सेल वाल का हिस्सा आपस में टच करता है ना, उस सेल वाल के हिस्से जहाँ पर टच का है तो वहाँ पर जो दरमियान वाली साफ जगह होती है उसे मिडल लैमेला बोलते हैं। इसके बाद वो सेकेंडरी सेल वाल की बात करें, यह थी प्राइमरी। अब सेकेंडरी कैसे बनती है, याद रखिएगा। एक जो पौधा है उसकी जो पहली सबसे उसके बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो सेल वाल है, ये बताई हुई है ना मैंने। ये समझ लें कि ये जो नीचे वाली सबसे नीचे वाली हिस्सा है ना, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो नज़र आ रही बाहर वाली, ठीक है। यानी ये वाली इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अगर मैं अब इसकी इस सेल मेम्ब्रेन का इस तरह क्रॉस कट बनाऊँ तो इसके ऊपर क्या होगी, जो इसके ऊपर लेयर बनेगी यहाँ पर वो होगी प्राइमरी सेल वाल, पहली सेल वाल बनेगी। प्राइमरी सेल वाल के ऊपर जो लेयर्स बनती जाएंगी ना, वो किसकी होंगी, इस तरह सेकेंडरी सेल वाल की, ठीक है। यानी ये जो सेल था, ये सेल मेम्ब्रेन सबसे ऊपर थी, ठीक है, जहाँ पर नजर आई। इसके ऊपर प्राइमरी सेल वाल बनी पहले, फिर सेकेंडरी सेल वाल बनी। अब इनका फ़ायदा क्या है, ये देखो ये सेल को विड्थ देती है, चौड़ाई देती है, ठीक है, लंबाई देती है और मजबूती देती है। ये सेकेंडरी सेल वाल आगे जो है मुख्तलिफ लेयर्स पे, लेयर 1 2 3 पे मुश्तमिल होती है। शुरू वाली लेयर ज़्यादा मोटी होती हैं, विड्थ होती हैं, फिर आगे उनकी विड्थ क्या होती जाती है, चौड़ाई कम होती जाती है। तो ये इस उन्होंने सेकेंडरी सेल वाल की स्ट्रक्चर बताई है। नेक्स्ट आ जाता है साइटोप्लाज्म। सेल का जो फ्लूइड वाला हिस्सा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक सेल इस तरह है ना, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और दूसरी जो ऑर्गेनेलीज हैं न्यूक्लियस को छोड़ के वो सेल के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म में डिप होती हैं। ये जो फ्लूइड वाला हिस्सा है ना, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक ट्रांसपेरेंट है सब्सटेंस, यानी इसके अंदर से लाइट वगैरह पास कर सकती है, हमें चीज़ें चमकती हुई इसके अंदर से नज़र आ सकती हैं, ठीक है। और ये किसके मौजूद होता है, किसके दरमियान मौजूद होता है, न्यूक्लियस और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान जो फ्लूइड वाला ये पार्ट है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद होता है, वाटर होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाती हैं। ऑर्गेनिक का मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जैसे मटेरियल्स, साल्ट वगैरह हो सकते हैं, सोल्यूशन हो सकते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म का काम क्या है कि जो भी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी है या न्यूक्लियस से निकल के जाने वाली चीज़ें, साल्ट वगैरह, ऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट, या अंदर जाने वाली या बाहर जाने वाली चीज़ें हैं, उनको ये रास्ता मुहैया करती है। रिएक्शन के लिए जगह ये स्पेस देगा साइटोप्लाज्म, और क्या करेगा, मुख्तलिफ जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं एनर्जी बनाने वाले, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। जैसे पेपर में पूछ सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या कहाँ पे होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, एटीपी पैदा करने वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ये मेन एमसीक्यूज आपका आ सकता है। उसके बाद आ जाता है साइटोस्केलेटन। याद रखना कि ये जो फ्लूइड वाला हिस्सा है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी सेल के अंदर पानी वाला हिस्सा। अब इसको सपोर्ट कैसे मिलती है, ये कोलैप्स होकर बाहर भी तो गिर सकता है ना। सपोर्ट कैसे मिलती है, इसके अंदर एक छोटी छोटी नेटवर्क है, फिलामेंट्स, धागों का, बारीक से धागों सा जाल है जो इसको खींच के ऐसे ऐसे रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है, इसको टूटने से बचाता है, सपोर्ट देता है। तो उसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन भी आ सकती है और ये भी पूछ सकते हैं कि साइटोस्केलेटन कितने फिलामेंट्स का बना हुआ है। तो याद रखना है साइटोस्केलेटन दो तरह का फिलामेंट, तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है माइक्रोफिलामेंट्स, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, चौथा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब वो ये भी पूछ सकते हैं माइक्रोफिलामेंट्स का स्मॉलेस्ट साइज़ कितना होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, डायमीटर कितना होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये किस पे मुश्तमिल होती है, माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो याद रखना है एक्टिन प्रोटीन जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर होती है। वो ये पूछ सकते हैं कि एक्टिन प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर पाई जाती है या इंटरमीडिएट में। तो आपने याद रखना है जो एक्टिन प्रोटीन है वो साइटोस्केलेटन के किस में पाई जाती है, माइक्रोफिलामेंट। ये इस तरह करके ना बारी ढांचा सा होता है प्रोटीन्स की बनी हुई, ऐसे करके, ठीक है, लेयर्स का, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह मौजूद होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि माइक्रोफिलामेंट जो साइटोस्केलेटन है वो इस तरह ढांचा बनाता है, जो कि ऑर्गेनेलिज ही हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो है उसको सपोर्ट करने के लिए एक प्रोटीन वो बनी होती है, ये हेलिकल इस तरह पार्ट होता है माइक्रोफिलामेंट्स का, जो कि प्रोटीन से बनता है। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ये ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, इनका साइज़ दरमियाना होता है। ये किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये केराटिन प्रोटीन से मिले होते हैं। केराटिन क्या है, जो आपके बालों को लचक देता है, आपके नाखूनों को प्रोटेक्शन देता है। इस तरह केराटिन भी जो है ये सख्ती के लिए होता है, जो ढांचे को सख्ती और प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। ये मेंटेन करने के लिए शेप को भी मुख्तलिफ सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को मेंटेन रखने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए देते हैं केराटिन। तो माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर कौन सी प्रोटीन है, एक्टिन, और इंटरमीडिएट में कौन सी प्रोटीन है, केराटिन। इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक में से शार्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ट्यूब्यूलन। याद रखना है कि ये तीनों के अंदर प्रोटीन मुख्तलिफ पाई जाती है। इसके अलावा वो भी ये सेल के अंदर इनका काम क्या है,
इस माइक्रोफिलम ये जो हमारे पास आया है ढांचा साइटोस्केलेटन इसको, जो कि इन 3 फिलामेंट्स पे मुश्तमिल है। इस साइटोस्केलेटन का काम क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, ये मूवमेंट में है ऑर्गेनेल्स की हेल्प करता है कि मूव कर सकें वो, ठीक है, ताकि सेल कोलैप्स होके टूट ना जाए। इसके अलावा जो है सीलिया और फ्लैजिला, जो कि हमने पढ़ी हुई थी कि जो सीलिया स्ट्रक्चर है और फ्लैजिला जो होते हैं, जो कि इस तरह ऑर्गेनेल्स के किसी किसी ऑर्गेनेल्स के साथ अटैच होते हैं, वो जो सीलिया और अमीबा फ्लैजिला होते हैं, वो भी किस स्ट्रक्चर के मिलकर बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, यानी सख्त किस्म के रॉड के बने होते हैं। ये किस लिए होते हैं, सेल और ऑर्गेनेल्स की स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए। इसके अलावा ये शेप और न्यूक्लियस को सपोर्ट भी करता है। यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स थी इस तरह, ये माइक्रोफिलामेंट है जो इस तरह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो इस तरह की शक्ल के होते हैं। ये तीनों जब मिलते हैं तो एक साइटोस्केलेटन बनता है, साइटोप्लाज्म का ढांचा बनता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलिस ये तो मैंने आपको सब बता दिए हैं, ठीक है। सेल के अंदर जो भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे साइटोप्लाज्म भी ऑर्गेनेली के तौर पर काम करता है, ये साइटोस्केलेटन भी हमने बताया, न्यूक्लियस भी पढ़ा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी सेल की ऑर्गेनेलीज के सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो भी हमने पढ़ ली। अब अंदर वाली सेल के अंदर जो था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो है वो क्या क्या इसके अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपने अंदर न्यूक्लियस। और इसके ये एनिमल्स के सेंटर में मौजूद होता है, और प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल सेंटर में मौजूद होने की वजह से ये एक तरफ धकेला जाता है। तो अभी हम पूरी जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस की देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो प्लांट सेल है उसकी स्ट्रक्चर उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। कि अगर हमारे पास ये कंप्लीट एक सेल है इस तरह, और इसको अगर मैं दरमियान में काट कर आपको ये वाला क्रॉस सेक्शन दिखाती हूँ, ठीक है, ये हमारा गोल सा सेल है, इसको अगर मैं ऊपर से यहाँ से काट दूँ तो ये वाला सेक्शन हमें इधर से नज़र आएगा, इसके अंदर हमें न्यूक्लियस दरमियान में नज़र आएगा, और इर्द गिर्द ये सारे दूसरे ऑर्गेनेलिस। अब ये जो सारा जो है सेल दिखाया हुआ है, इस तरह अगर मैं न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन लूँ, मिसाल के तौर पर ये सेल था, इसके अंदर से मैंने ये वाला न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकाल के मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ, न्यूक्लियस को अगर मैं दरमियान में से काट के इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊँ, तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो फिलामेंट आपको नज़र आ रहा है, ये क्या होंगे हमारे पास, निक्रोमेटल मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स है ये मेरे पास, और दरमियान में ये जो है न्यूक्लियोलस है, ठीक है, जो कि राइबोसोम्स और प्रोटीन्स और आरएनए जो भी है यहाँ पर न्यूक्लियोलस में बनती हैं, न्यूक्लियस के पार्ट में। तो यहाँ पर अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इधर इधर सुराख होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इधर ये ध्यान रखिएगा, ये सेल के अंदर मौजूद है इस तरह, ये इस तरह सेल के अंदर मौजूद है इस वक्त, ये न्यूक्लियस, ठीक है। इर्द गिर्द ये साइटोप्लाज्म है, ये स्ट्रक्चर आप इस तरह ज़हन में रख सकते हैं। और दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है उसका अपना ग्राम डार्क रीजन देखिए, न्यूक्लियोलस है, बाहर वाली ये जो मेम्ब्रेन है इसकी, ये वाली, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे। इसके ऊपर ही छोटे छोटे सुराख होंगे, उनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, जो कि साल्ट और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर बायोजेनिक का जिम्मेदार है। और दरमियान में ये जो वाटर वाला मवाद है इसको न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलेंगे। आगे ये होगी स्ट्रक्चर, इसका काम क्या होगा ये अब देखेंगे। याद रखिएगा ये जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोम्स बनाने की फैक्ट्री है। तो ऊपर से इसकी ये इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। यूकेरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो वो जो होता है डीएनए की शक्ल में होता है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई डीएनए साथ नज़र नहीं आ रहा, या हमें न्यूक्लियस के ये क्रोमोसोम्स के हमें फिलामेंट नज़र आ रहे हैं। जैसे ही ये वाला सेल हमारा, जैसे ही ये डिवाइड करता है इस तरह करके, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान, उसी वक्त ये न्यूक्लियस भी ऐसे डिवाइड करता है। जैसे ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं डिवीजन के दौरान ये हमें डीएनए दिखाते हैं। जब ये डीएनए हम उस वक्त दे सकते हैं, विजिबल होता है जब सेल डिवीजन होगी। तो ये जो न्यूक्लियोलस है इसके मतलब एमसीक्यूज आ सकता है, ये एक डार्क रीजन है, याद रखिएगा। न्यूक्लियस का डार्क डेंस रीजन क्या है, न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम्स आरएनए बनाता है, ठीक है। अगर नीचे हम आ जाएं तो राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम जो सेल का हिस्सा होता है ये भी इसी तरह ही है, जैसे ये सेल है इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो राइबोसोम्स का काम क्या है, ये जो है प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री है। अगर कोई पूछा कि सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनती है, तो याद रखिएगा ये काम किसका है, राइबोसोम्स का है। ये मशीनरी है जो कि प्रोटीन बनाती है सेल्स के अंदर। ये कहाँ पर मौजूद होती है, ये ना साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है, या फ्रीली भी हो सकती है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जाल नुमा साख्त जो होती है, स्ट्रक्चर जो होती है उसके साथ अटैच भी हो सकती है। इसके अलावा कितने सेल्स के राइबोसोम्स के मौजूद होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ, ढेर सारे राइबोसोम्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और इनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, साइज़ भी जो है मुख्तलिफ हो सकता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अगर हम कंपैरिजन करें, दोनों में मुख्तलिफ हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो
इधर जो हैंड ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स हैं, ये 2 सब यूनिट होते हैं इसके। एक ऊपर बड़ा सब यूनिट होता है इस तरह करके, ठीक है, एक छोटा नीचे सब यूनिट होता है। अगर मैं इसको सही से ड्रा करूँ यहाँ पर, ये और एक ये, ठीक है, ये 2 यूनिट होते हैं। एक ऊपर वाला लार्जर सब यूनिट होता है राइबोसोम का, एक छोटे वाला स्मॉलर सब यूनिट होता है, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स के अंदर जो है प्रोटीन बनती है। कौन प्रोटीन, इस कैसे इसके अंदर प्रोटीन बनेगी? जो मैसेंजर आरएनए होता है वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है जीन से, ठीक है। कोड की शक्ल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जीन्स के अंदर, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरत होती है। वो मैसेंजर आरएनए ला के इन्फॉर्मेशन इसको देगा राइबोसोम्स को। और राइबोसोम क्या होगा, वो ही इन्फॉर्मेशन डीकोड करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा लार्जर सब यूनिट में। कौन ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए जीन से लेके आएगा इनकोड प्रोटीन इन्फॉर्मेशन, और उसको ट्रांसफ़र आरएनए आगे राइबोसोम्स के अंदर ट्रांसफ़र करके डीकोड करके करेगा। उसको डीकोड करने के बाद, ठीक है, डीकोड करने के बाद ये जो राइबोसोम होगा ये उसको प्रोटीन की शक्ल में ऐसे जो चेन बना के बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है राइबोसोम्स का, कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन बनाने के लिए जीनेटिक्स मटेरियल के अंदर स्टोर होती है उसको मैसेंजर आरएनए के ज़रिए ला कर उसको इनकोड करके ट्रांसलेट करके ट्रांसफ़र आरएनए के ज़रिए प्रोटीन में चेंज कर देना। तो ये इसी यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर। उसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज, व्हाट आर द पावर हाउस ऑफ सेल। तो आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है सेल की, ये पावर हाउस है। इसे पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पावर बनाने वाले एटीपी एनर्जी बनाने वाले रिएक्शंस होते हैं। सारा काम ही माइटोकॉन्ड्रिया का होता है एटीपी बनाना। एटीपी क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर एनर्जी ग्लूकोज की शक्ल में बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन के जरिए स्टोर हो जाती है। और एटीपी फिर बनाने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी बनाना। तो फिर एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस। मोस्टली क्वेश्चन आता है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस, या विच ऑर्गेनेली ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल ये नज़र आपको आ रही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, याद रखिएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन ये भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन। तो याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। एक अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होती है जो अंदरूनी तरफ होती है, और उसके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है अंदरूनी एक मैट्रिक्स से, एक मटेरियल से फील्ड होता है, जिसके अंदर उस मटेरियल के अंदर ही डीएनए मॉलिक्यूल भी डिप होते हैं और अदर एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, सेल के अलावा सेल के न्यूक्लियस में भी अपना होता है ना डीएनए, ठीक है। लेकिन जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है ना इस तरह का, उसका अपना भी डीएनए होता है। याद रखिएगा, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया वो वाली स्ट्रक्चर है जिसका अपना डीएनए होगा रिस्पेक्टिव ऑफ दी सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। क्यों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली? क्योंकि इसके पास अपना पर्सनली डीएनए मौजूद है। ये डीएनए को रेप्लिकेट करके नया ऑर्गेनेली बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दी है। जो दरमियान में है इसकी इनर लेयर जो है वो सब डिवाइड होकर इस तरह स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्रिस्टिया बोलते हैं। यहाँ पर क्रिस्टिया में ही फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वगैरह, और सॉरी यहाँ पर ही एटीपी का अमल होता है, और यहाँ पर ही सारा जो है वो एनर्जी बनती है। उसके बाद आ जाता है प्लास्टिड्स। सेल के अंदर मुख्य जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल्स होते हैं, इस तरह प्लास्टिड भी इस तरह करके मौजूद होते हैं। उन प्लास्टिड्स का काम क्या होता है? आपको पता है पौधों का ग्रीन कलर भी होता है, पौधों के फूलों का रेड और येलो ऑरेंज कलर भी हो सकता है। इस तरह फ्रूट का भी, कोई फ्रूट येलो है, कोई ऑरेंज है, कोई ब्लू, इस तरह का के जो कलर्स होते हैं ना, ये पौधों के अंदर जो कलर्स देने का काम है वो है प्लास्टिड्स का। ये प्लास्टिड्स की मौजूदगी की वजह से होता है। हर कलर का अलग से प्लास्टिड होता है जो उसको कलर देगा। मिसाल के तौर पर प्लास्टिड्स की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। प्लास्टिड की डेफिनेशन में आप ये बताएंगे ये एक साला ऑर्गेनेली है और ये डबल मेम्ब्रेन है, ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के मौजूद होता है, जैसे कि अलजई में ये प्लांट एनिमल्स के अंदर मौजूद है, नहीं होता। आगे वो पूछ सकते हैं प्लास्टिड्स की कितनी टाइप्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3 प्लास्टिड्स की टाइप है। एक है क्लोरोप्लास्ट, ये तो आपको पता ही है, ये किसके लिए है? ये पौधे के ग्रीन सब्ज़ हिस्से बनाता है, ठीक है। जैसे कि ये ग्रीन हिस्सों में पाया जाता है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाए ना, क्लोरोसिस की एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो पत्ते जब येलो शुरू होते हैं ना होना, उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर से क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया है। क्लोरोप्लास्ट ही तो उन पत्तों को ग्रीन कलर दे रहा होता है। जब क्लोरोप्लास्ट ही वहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो उसका कलर ही ख़त्म हो जाएगा, ये ग्रीन देने वाला।
पार्ट्स ही खत्म हो जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं वो कि क्लोरोप्लास्ट किन प्लांट्स के हिस्सों में पाया जाता है, येलो में, ऑरेंज में, ग्रीन में, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं ये कलर ग्रीन देते हैं, और इनका कलर किस वजह से ग्रीन ये देते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक खुद माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक स्ट्रक्चर है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि क्लोरोफिल का काम है ग्रीन का कलर पिगमेंट देना। और क्लोरोप्लास्ट का दूसरा काम क्या है, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट का, ये फोटोसिंथेसिस करता है, सारी एनर्जी फोटोसिंथेसिस इधर ही होती है। दूसरी प्लास्टिड की किस्म कौन सी है, क्रोमोप्लास्ट। ये किसको कलर देगा, ये पत्तों को ग्रीन कलर नहीं देगा, ये टहनियों को, स्टेम को ग्रीन कलर नहीं देगा, बल्कि ये दूसरे दो चीज़ों को कलर देगा, एक फ्रूट को, एक फ्लावर्स को। जो अट्रैक्टिव फ्लावर्स को रेड ऑरेंज कलर देते हैं ना, और फ्रूट को, उसका वो कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड की वो किस्म है जो रूट्स और ट्यूबर्स में मौजूद होती है। ट्यूबर्स क्या होती हैं, जैसे मूली, गाजर, ये वो जड़ें हैं जो एडिबल हैं, इनको ट्यूबर्स बोलते हैं। ये इनके अंदर ये कलरलेस पिगमेंट डालता है। ठीक है, इसका मकसद क्या है, ल्यूकोप्लास्ट का मटेरियल्स को स्टोर करना, जैसे कि खुराक को स्टोर करना रूट्स के अंदर, जैसे आलू के अंदर ये खुराक को स्टोर करता है, मूली के अंदर, गाजर के अंदर, ये ल्यूकोप्लास्ट होता है। और ये कलरलेस होता है, इनको ज़्यादा कलर नहीं देता। इसके बाद आ जाता है प्लास्टिड्स की डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। ठीक है, जिस मेम्ब्रेन से इनके अंदर दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थी, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन थी। इसके अंदर जो है ना थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ये देखिए नज़र आ गया नीचे। तो ये इस तरह बनी होती है। मिसाल के तौर पर ये अगर मैं पूरा क्लोरोप्लास्ट ड्रा करूँ, इसके अंदर से मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊँ, तो ये एक इनर मेम्ब्रेन, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और दरमियान में इसके पास ना ये वाली छोटी छोटी सिक्के नुमा, यानी सिक्के एक दूसरे के ऊपर, जो जिस तरह कॉइन्स होते हैं ना, सिक्के जुड़े होते हैं। इन सिक्कों को बोलते हैं ग्रैना, सिंगल ग्रैना होगा। ठीक है, अगर ये सिक्के एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाए तो इन्हें हम ग्रैनम बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह जब ग्रैनम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे ना, तो इनको हम बोलेंगे थैलाकॉइड। ये पूरी एक जब लेयर बना देंगे ना, एक सिक्कों से भरी हुई एक बड़ा सा इस तरह वो बना देंगे, लेयर्स बना देंगे, इसे हम थैलाकॉइड बोलेंगे। थैलाकॉइड कहाँ होती है, ये जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पानी वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला सारा फ्लूइड वाला, तो उसके अंदर ये डिप होती हैं। ठीक है, लटकी होती हैं पानी के अंदर थैलाकॉइड्स, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। अब ये जो थैलाकॉइड्स है, इनके ऊपर जैसे ही रोशनी पड़ती है ना, तो ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल इसके अंदर होता है। उसके बाद आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसको ईआर बोलते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये भी आप कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड है, गुच्छों का, नालियों का जाल है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये राइबोसोम्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच हो सकते हैं, और सेल के अंदर फ्रीली भी हो सकते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ये थी। ठीक है, ये देखें अगर हम यहाँ पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसके ये न्यूक्लियस की, ये न्यूक्लियस है ना सेल का, मिसाल के तौर पर अगर मैं सेल यहाँ पे बनाऊँ स्ट्रक्चर, उसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ये लंबी लंबी दागनुमा साख्तें होती हैं, इन न्यूक्लियस के साथ अटैच होती हैं। इन न्यूक्लियस के साथ जो स्ट्रैच साख्तें होती हैं, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इसकी दो टाप हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी होती है, जिसके साथ राइबोसोम्स के छोटे छोटे डार्ट्स मौजूद हों। जिस एंडोप्लाज्मिक रीजन के साथ, हिस्से के साथ राइबोसोम अटैच होंगे, उसे रफ बोलेंगे। जिस एंडोप्लाज्मिक रीजन के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होंगे, नहीं जुड़े होंगे, उन्हें सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बोलेंगे। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसका स्टोरेज में, लिपिड्स को स्टोर करना, कार्बोहाइड्रेट्स के लिपिड्स को हजम करने, स्टोर करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होती है, और ये फ्रीली राइबोसोम्स को शक्ल भी देती है। उसके बाद आ जाती है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस की ये शक्ल बनी हुई है। ठीक है, ये भी थैलाकॉइड की तरह एक दूसरे के ऊपर लेयर्स दर लेयर्स रखी हुई ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, ये स्टैक होते हैं एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए। तो इनका काम क्या है, खुराक को वेजिकल्स की शक्ल में स्टोर करके वेजिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, स्टोरेज का काम करते हैं गोल्जी बॉडी। इनको गोल्जी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एक गोल्जी, कैम्यूलो गोल्जी ने इसको क्या किया था, कैम्यूलो गोल्जी एक पर्सन था, उसने इसको दरियाफ्त किया था। गोल्जी जो प्लेटस है वो फ्लैटेंड यानी चौड़ी डिस्क के एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती हैं, उन डिस्क को हम कहते हैं क्रिस्टेनिया। ठीक है, ये एक क्रिस्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर अलग से बनाऊँ, एक क्रिस्ट है, दूसरी क्रिस्ट है, ये तीसरी क्रिस्ट है, इसको हम क्रिस्टाई बोलते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती हैं। तो ये एक दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ भी अटैच होती हैं, ये साथ साथ मौजूद होती हैं। इनका काम क्या है, सेल के मटेरियल को, खुराक को पैक करके शक्ल में, दूसरी शक्ल में, एक जगह से दूसरी जगह में भेजना, किस शक्ल में, वेजिकल्स की शक्ल में। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, कुछ प्रोटीन्स जो है ना वो राइबोसोम्स बनाती है।
लेकिन प्रोटीन्स को एज इट इज़ प्रोटीन्स में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो क्या करता है गोल्गी अपरेटस, ये वेसिकल बनाएगा प्रोटीन का और उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या दूसरे पार्ट से पैक करके किसी और जगह सेल की उस जगह भेज देगा जहाँ पर इन प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। सेंट्रीओल्स क्या होते हैं, ये सिलेंड्रिकल लंबी लंबी लॉन्ग लॉन्ग इस तरह करके बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर ठीक से बनाऊँ तो ये इस तरह करके लंबी लंबी सिलेंड्रिकल बॉडीज़ होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, ऐसे ऊपर इनके रीजन्स बने होते हैं और ये एक दूसरे से अटैच होती हैं। इनका काम क्या है, ये एनिमल सेल के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर, और कुछ लोअर छोटे प्लांट्स में मौजूद होती है। इनका जो फंक्शन है ये सेल डिवीजन के अंदर नज़र आती हैं। ये स्पाइनल फाइबर बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। स्पाइनल फाइबर क्या होता है ये आगे हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। उसके बाद वैक्यूल्स आ जाएँ। वैक्यूल्स मैंने बताया ये सारी ऑर्गेनेल्स हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्लांट की सेल के हैं चाहे वो एनिमल सेल की। वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, याद रखिएगा एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स मौजूद है नहीं होते। सेल के वैक्यूल्स जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। पेपर में पूछ सकते हैं कौन सी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड है कौन सी नहीं है। इसका मेजर फंक्शन क्या है, स्टोरेज। वैक्यूल का काम क्या होता है, प्लांट का जो पौधा है, पौधे है जो उसका जो पत्ता है उसके अंदर वैक्यूल या सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होते हैं, इसका काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है उसको भी स्टोर कर लेना। लेकिन अगर एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल भी हो जाए तो उसको भी स्टोर कर लेगा, पानी को भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, जो जो चीज़ पौधे के अंदर एक्स्ट्रा हो जाएगी वो वैक्यूल क्या करेगा, मोस्टली स्टोर कर लेता है, लेकिन मुख्तलिफ फॉर्म में ये करेगा। अगर ये पानी स्टोर करता है ना वैक्यूल, इसको बोल देंगे कंट्रक्टाइल वैक्यूल। अगर ये पानी को स्टोर करके ना अपने अंदर रखे तो इसको कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कंट्रक्टाइल के वैक्यूल किस में मौजूद होती है, ये मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिशेज़ वगैरह में मौजूद होता है, ये भी याद रखना है, लेकिन ये प्लांट्स में भी होती है। इसके अलावा आ जाता है लाइजोसोम्स क्या है, ये भी लाइजोसोम्स क्या है, ये डाइजेस्टिव बॉडी है। यानी पौधा या जानवर कोई भी चीज़ खाएगा तो उसको हज़म कैसे करेगा, सेल के अंदर अगर कोई चीज़ जाती है तो वो डाइजेस्ट कैसे होगी, वो लाइजोसोम करेगा। लाइजोसोम एक ऐसे ऑर्गेनेली है जिसके पास ऑर्गेनाइज एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे खुराक इसके अंदर आएगी, डाइजेस्टिव एंजाइम उस खुराक को तोड़ फोड़ करके उसको डाइजेस्ट करने के में हेल्प करेंगे। ये किस किस तौर पर काम करते हैं, डिस्पोजल के तौर पर। ठीक है, ये बड़ी बड़ी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि सिंपली डायरेक्ट कोई भी चीज़ है नहीं खा सकती, वो कम्प्लेक्स होते हैं, उनको सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ के चेंज करता है। ठीक है, और दोबारा उनको साइटोप्लाज्म में भेज देता है ताकि साइटोप्लाज्म इससे टूटी हुई बड़े कंपाउंड्स को, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की छोटी इकसाम को लेके, टूटी हुई इकसाम को लेके उससे एनर्जी ले और पौधे के मटेरियल्स बनाए सेल के थ्रू। तो ये डाइजेशन वाला काम करेगा, सेलुलर वाटर प्रोडक्ट काम करेगा। कोई भी बैक्टीरिया वगैरह सेल में आ जाता है या कोई भी चीज़ जो है एक्स्ट्रा सेल के ऊपर अटैक कर देती है, कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म जो कि सेल की सेहत के लिए खतरा है, जैसे बैक्टीरिया या वायरस वगैरह पौधे के ऊपर अटैक करता है, तो ये क्या करेगा, फ़ौरन उसके पास जाएगा, बैक्टीरिया को पकड़ेगा, उसको डाइजेस्ट करके मार देगा ताकि सेल को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने आप लोगों को अभी जो लेक्चर्स दिए हैं वो 19 से लेके 14 तक आपके लेक्चर्स हो गए हैं। बायो 101 पे जो है आपके जो लेक्चर्स हैं वो 9 से लेके 14 तक आपको लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं। इसमें शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ आपको समझा दिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।